सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम। आज बुधवार है, 2 जुलाई 2025 है आज। और जीएनएम पढ़ेंगे। हमारा जीएनएम का टर्म है और जीएनएम में हमारा चल रहा था, मेल जेनाइटल ऑर्गन्स में चल रहे हैं, पेनिस में। और इस चैप्टर है और 260 पेज पे हैं अमित पाल भाई। और इसमें एसबीएस ऑफ द पेनिस एपिडर्मिस चल रहा है, जिसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स कवर करता है। और इसमें सेकंड पैराग्राफ है शैंक्रोइड, ब्रैकेट में इसको कहते हैं अल्कस मॉली, ब्रैकेट से बात करें इन मैन, शैंक्रोइड इन मैन। और एक हेडिंग अगला इसमें है, दो हेडिंग बच रहे हैं एसबीएस ऑफ द पेनिस एपिडर्मिस के। एक तो शैंक्रोइड बच रहा, दूसरा सिफिलिस बच रहा है। तो शैंक्रोइड में कह रहे हैं सेम एसबीएस होगा जो कि जेनेटल हर्पीज का था। और कॉन्फ्लिक्ट इसमें होगा सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट, वांटिंग और नॉट वांटिंग टू टच विद द पेनिस। सिम्टम्स इसमें मिलेंगे स्मॉल समटाइम्स पेनफुल लीजन्स ऑन द पेनिस, छोटे छोटे और कभी कभी बहुत ही पेनफुल लीजन्स मिलते हैं पेनाइल ऑर्गन पे। फेस होगी आपके पास आ सकता है कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेस में पेशेंट, डिग्रेडेशन ऑफ द एपिथेलियम, लोकल लॉस ऑफ सब्सटेंस विदाउट पेन इज इक्वल टू लीजन। अगर कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेस में आ रहा है पेशेंट तो वहां आप देखेंगे कि डिग्रेडेशन ऑफ एपिथेलियम है, यानी कि अल्सर हो रखा है, लॉस हो रखा है सब्सटेंस का वहां पर, और दर्द है नहीं। ये इस तरह का लीजन लेके आएगा। और अगर हीलिंग फेस में कह रहे हैं, हीलिंग फेस में आ रहा है तो रेस्टोरेशन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू विद पेन आएगा। ठीक है जी। थेरेपी कह रहे हैं डॉक्टर दीक्षिका यहाँ पे, डिटरमाइन द कॉन्फ्लिक्ट और ट्रैक्स एंड इफ पॉसिबल रिजॉल्व देम इन रियल लाइफ इफ दे आर स्टिल एक्टिव। कॉन्फ्लिक्ट ऊपर ही हैं जो सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट के थे। सिफिलिस को कह रहे हैं LUES, ल्यूज भी बोलते हैं सिफिलिस को। सेम एसबीएस है, यानी कि एसबीएस ऑफ द पेनिस एपिडर्मिस वाला ही। और कॉन्फ्लिक्ट भी सेम मिलता है, अगर सेम एसबीएस है तो कॉन्फ्लिक्ट भी जनरली सेम होता है। सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट है इसका भी, वांटिंग और नॉट वांटिंग टू टच विद द पेनिस सिफिलिस को लेकर के। कह रहे हैं इन कन्वेंशनल मेडिसिन सिफिलिस इज सीन एज एन इन्फेक्शियस डिजीज दैट एडवांस इन 3 स्टेजेस। अगर कन्वेंशनल मेडिसिन में पढ़े हम सिफिलिस को तो वहां पे इसको 3 स्टेजेस में बांट दिया गया है, ये इन्फेक्शियस डिजीज बताया गया है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट दैट डिफरेंट ल्यूज स्टेजेस आर ए कलेक्शन ऑफ वेरियस एसबीएस। और जो इसके पीछे सच्चाई असली ये है, मैटर ऑफ फैक्ट सही बात ये है कि जो डिफरेंट स्टेजेस हैं इस सिफिलिस की या ल्यूज की, ये कलेक्शन है वेरियस एसबीएस का। भिन्न भिन्न एसबीएस होंगे इन भिन्न भिन्न स्टेजेस में। असली बात है ये। कैसे? पेन इन द हेड एंड लिम्स, swollen lymph nodes, hair loss, disease of stomach, liver, spleen, kidney, nerves etc. इसमें अलग अलग स्टेज के हिसाब से या अलग अलग एसबीएस के हिसाब से शुरुआत मतलब अलग अलग ऐसे रह सकते हैं कि पेन इन हेड एंड लिम्स भी रह सकता है, स्वोलन लिम्फ नोड भी मिल सकती है, हेयर लॉस भी मिल सकता है स्टेज के अकॉर्डिंग या एसबीएस के अकॉर्डिंग, डिजीज ऑफ स्टमक भी मिल सकता है, लीवर, स्प्लीन, किडनी, नर्व्स एक्सेट्रा सब शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनके पीछे एसबीएस वेरियस होंगे, भिन्न भिन्न। कह रहे हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ सिफिलिस सिम्टम्स क्या है? फर्स्ट स्टेज ऑफ सिफिलिस सिम्टम्स हैं पेनलेस अल्सर ऑन द आउटर जेनाइटल। पेनलेस अल्सर होगा सबसे पहली स्टेज ये है, जिसको हम लोगों में शंकर बोल देते हैं। The substance defects heal scarring and hardening, which leads to the term hard chancre.
जो सब्सटेंस कह रहे हैं डिफेक्ट हील स्कारिंग, जब मान लो हील स्कारिंग बन जाता है, सब्सटेंस डिफेक्ट हो जाता है वहां का, प्रॉपर तरीके से हीलिंग ना हो एक तरह से, तो हार्डनिंग हो जाएगी और ये फिर हार्ड शैंकर इसको कह दिया जाता है। रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट फेस बता रहे हैं, रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट होगी, इसकी वजह से हार्ड स्कार बनता है, बार बार आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, तो उसकी वजह से हार्ड शैंकर का रूप ले लेता है रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट में। ये थेरेपी में कह रहे हैं डिटरमाइन द कॉन्फ्लिक्ट and or track and if possible resolve them in real life so that the hanging healing comes to an end। बेसिकली सिफिलिस तक को भी ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व करके ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, अदरवाइज यहाँ तो एक प्रॉपर राइट मेडिसिन की जरूरत है। नेक्स्ट एसबीएस है इसका, एसबीएस ऑफ द सीबेशियस ग्लैंड। ब्रेन स्टेम की फोटो दे रखी है, येलो कलर है तो एंडोडर्मल लेयर से बना है एसबीएस ग्लैंड। हेडिंग है इसका इन्फ्लामेशन ऑफ द प्रीप्यूज सेकंड, ब्रैकेट में कह रहे हैं इन्फ्लामेशन ऑफ द स्मैग्मा प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। The smegma producing glands lie on the inner side of the prepuce and secrete a whitish yellow sebaceous substance, ब्रैकेट में कह रहे हैं इक्वल टू lubricant and scent। ये स्मैग्मा प्रोड्यूसिंग ग्लैंड जो है इनर साइड पे पड़ी होती हैं प्रीप्यूज के अंदर की साइड में, और ये सिक्रीट करती हैं व्हाइटिश येलो सीबेशियस सब्सटेंस को, जो कि लुब्रिकेंट और सेंट का काम करता है। कॉन्फ्लिक्ट इसके पीछे, चंक कॉन्फ्लिक्ट दैट द वेजाइना टू बी पेनिट्रेटेड इज टू ड्राई। चंक कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा इसमें, क्योंकि ब्रेन स्टेम है इसलिए भी क्लियर हो रही है बात। जहां ये येलो कलर की बाउंड्री है ब्रेन स्टेम कंट्रोल करता है, वहां चंक जुड़ाई है। चंक कॉन्फ्लिक्ट होगा दैट द वेजाइना टू बी पेनिट्रेटेड इज टू ड्राई। एग्जाम्पल कह रहे हैं ए मैन कैन नॉट एंजॉय सेक्सुअल इंटरकोर्स बिकॉज द वेजाइना इज टू ड्राई। मैन के अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट इसलिए आ रहा है कि उधर से वो ग्रेटिफिकेशन उसको नहीं मिल रहा, ड्राइनेस ऑफ वेजाइना की वजह से। वांटिंग, अगला पॉइंट कह रहे हैं वांटिंग टू हैव सेक्स विद ए वुमन बट नॉट बीइंग अलाउड टू। दूसरा ये कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है अमित भाई। टिश्यू कह रहे हैं इसमें स्मैग्मा प्रोड्यूसिंग, ब्रैकेट में सीबेशियस ग्लैंड, स्मैग्मा प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, इसमें टिश्यू शामिल होगा जो एसबीएस में इन्वॉल्व हो रहा है, ब्रेन स्टेम कंट्रोल करता है, एंडोडर्मल लेयर से ये टिश्यू बनता है। कल बात हो रही थी अगर न्यूबॉर्न बेबी में स्मैग्मा आ जाता है तो फादर का आएगा, देखो ये कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल अब ये बात कल वाली यहाँ क्लियर हो रही है। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं इंक्रीज इन फंक्शन, ग्रोथ ऑफ द परप्यूटियल ग्लैंड और इंक्रीज स्मैग्मा प्रोडक्शन। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव के दौरान फंक्शन बढ़ेगा उस पार्ट का, उस ग्लैंड का, उस टिश्यू का, ग्रोथ होगी परप्यूटियल ग्लैंड्स की और इंक्रीज होगा वहां स्मैग्मा प्रोडक्शन। बायोलॉजिकल मीनिंग है इंक्रीज लुब्रिकेशन फैसिलिटेट्स द पेनिस एंट्री इनटू द वेजाइना। ये फैसिलिटेट करने के लिए, लुब्रिकेशन के लिए उधर इंक्रीज कर रहा है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। हीलिंग फेस में कह रहे हैं ट्यूबरकुलर सीजिएटिंग डिग्रेडेशन ऑफ एक्सिस सेलुलर मटेरियल, ग्लैंडुलर इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रीप्यूज, पेन, swelling, reddening, probably often diagnosed as inflammation of the foreskin। ट्यूबरकुलर सीजिएशन होगा इसमें अमित भाई, डिग्रेडेशन होगा यहाँ एक्सिस ऑफ सेलुलर मटेरियल का, ग्लैंडुलर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा प्रीप्यूज ऑफ द प्रीप्यूज का, पेन होने लगेगा, स्वेलिंग होगी, रेडनिंग होगी और संभवतः डायग्नोज होगा ये इन्फ्लेमेशन ऑफ द फोरस्किन। आपने एक इसे जोड़ के अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, एक होता है फाइमोसिस, एक होता है पैराफाइमोसिस। फाइमोसिस में ये प्रोप्यूज जो होती है, जो आउटर स्किन होती है ग्लैंड्स के ऊपर, ये आगे से स्वेल करके नैरो हो जाती है, तो ये स्किन पीछे नहीं जाती है, इसको फाइमोसिस बोलते हैं। और
दूसरा केस ऐसा होता है उसमें बिल्कुल पीछे जाके अटक जाती है, वो आगे नहीं आती है, तो उसको पैराफाइमोसिस बोलते हैं। तो हो सकता है कि वो भी इन्फ्लेमेशन इससे ही प्रभावित है या रिलेटेड है, फाइमोसिस और पैराफाइमोसिस। जी, थेरेपी में कह रहे हैं डॉक्टर भाई। सही कह रहे हो, अगला टॉपिक वही है शायद, फाइमोसिस है, कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ। हाँ, फाइमोसिस पैराफाइमोसिस होता है। कुछ क्लियर करके बोलो, क्या कह रहे थे अमित? नहीं कह रहा हूँ, मैंने कहा देखो नीचे अगला टॉपिक यही दे रखा है, फाइमोसिस। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा, लेकिन ये तो फिर अलग हो गई टर्म। मैं इसको सोच रहा हाँ था जी। यहाँ होगा, ये इससे जुड़ा नहीं है, ये अंदर का ही मामला है, ग्लैंड तक का। तो थेरेपी में कह सर रहे हैं ए भैया। सर मैंने एक चीज पूछी थी आपसे कि जितना भी ब्रेन स्टेम कंट्रोल है या जहाँ ब्रेन स्टेम आता है, तो वो सारे कॉम्प्लेक्स में ये चीज देखी जाती है कि कोई ऐसी चीज जिसके लिए इंसान बहुत देर से चाहता है, उसको नहीं मिल रहा, या फिर उसकी जिंदगी उसी पे डिपेंड है और वो वहां से चली जाती है, तो वो ब्रेन स्टेम मतलब वो चीज इसकी लाइफ उसी के अराउंड घूम रहा है उस चीज को, और वो चीज चली जाना शायद तब ब्रेन स्टेम प्ले में आ जाता है शायद, जहां तक हाँ मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और इसको थोड़ा सा यहाँ हम और ये क्लियर कर लें कि चंक क्या क्या हो सकता है। चंक हाँ चंक एक तो फूड है अपना, हम्म, ठीक है। चंक का मतलब वेरी रिलेटेड टू इंडिविजुअल है, जी, वेरी रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस है, वेरी रिलेटेड टू हम्म, सर्वाइवल सा है लग रहा है। तो बिल्कुल बेसिकली है भैया। बिल्कुल सही कह रहे हो, सर्वाइवल से रिलेटेड चीजें आएंगी चंक कॉन्फ्लिक्ट में, एग्जिस्टेंस से, सर्वाइवल से। हाँ, बिल्कुल यही बात है। और जो चीजें बस इसी में जो चीजें सर्वाइवल को फेवर कर रही हैं वो इनसे इधर ही कंट्रोल हो रही हैं। जैसे ओल्ड ब्रेन का काम कर रहे हैं ना, तो जो बेसिक वाइटल ऑर्गन्स हैं या वाइटल हमारे सिस्टम्स है वो ब्रेन स्टेम ही कंट्रोल कर रही है। और यहाँ पे भी जो ल्यूब्रिकेशन वगैरह है वो इसलिए फैसिलिटेट कर रही है, ब्रेन स्टेम के थ्रू कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि ये जो है ये प्रोजेनी को बढ़ाता है, जो हाँ, सर्वाइवल के एग्जिस्टेंस के लिए अच्छा होता है। तो बिल्कुल। इसी तरीके से जितने भी वाइटल है जिनके बिना सर्वाइवल या एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, वो सब ब्रेन स्टेम अपने कंट्रोल में रखता है। हाँ, और वो सब चंक की कैटेगरी में आ जाएंगे इसका मतलब। कैटेगरी में बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ बड़ी अच्छी बात एक और खुली डॉक्टर सरे आपके भाव से। जी, बेसिकली ये जो सेक्स है ये एनिमल एनिमल वो है इंस्टिंक्ट। जैसे जी, जैसे इवॉल्व हुआ ऑर्गेनिज्म, ह्यूमंस में भी ले लो, जितने इवॉल्व ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितने अवेयरनेस में जाते हैं, तो ये वाला पार्ट एक तरह से वो हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, बहुत ज्यादा वो नहीं होता, क्रेजी नहीं होता एनिमल ऑर्गेनिज्म। तो ये एनिमल से जैसे जैसे अवेयरनेस होते होते सुपर ह्यूमन की तरफ जाते हैं, तो बेसिकली ये चंक वहां नहीं रहता। कई बार चंक जो है एक जो कम डेवलप्ड, कम सिविलाइज्ड, कम अवेयर जो इंसान है, मैन है, उसमें ये चंक का ज्यादा रोल प्ले करेगा। और यदि फुली अवेयर्ड, जैसे मैं पता नहीं मैं आपको अपना मैसेज दे पा रहा हूं नहीं दे पा रहा हूं जो मैं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि जैसे जैसे हम अवेयरनेस में जाते हैं अमितपाल भाई, तो हमारे जितने भी ये एनिमल इंस्टिंक्ट हैं, फूड है, सेक्स है, जितने भी ये चीजें, ये बिल्कुल ऑप्टिमाइज होते चले जाते हैं। तो हम क्रेजी नहीं होते, हम इनके बिना मरते नहीं है। बिल्कुल कहते हैं ना हमारी जान नहीं चली जाती इनके बिना। और जो बिल्कुल बहुत हाँ बेटा, जी जो बोलिए बोलिए जो लोअर स्टेट पे है वो उसका एग्जिस्टेंस इस पे कई बार निर्भर करता है। आप देखो लोअर लेवल पे चले जाओ, वो अगर उन्हें नहीं पार्टनर मिला, गर्लफ्रेंड नहीं मिली, तो मर जाएंगे, काट लेंगे, काट देंगे। समझ रहे हो ना बात को? ये आपके इवोल्यूशनरी फेज भी दिखाएगी कि ये कहां तक तो चंक की तरह से बहुत ज्यादा मार्क्ड है, और कहाँ किन लोगों में थोड़ा सा ये ऊपर जो है मैनेजेबल कह लो या ऑप्टिमाइज हो जाता है। दीपशिका कुछ कह रहे थे? हाँ हाँ जी बॉस, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि
जैसे जैसे इवॉल्व होते हैं तो जो डिपेंडेंसी होती है हमारी दूसरे फैक्टर्स पे, मतलब यहाँ तक कि हम लोगों ने ये भी सुना कि कई योगी ऐसे हैं जो भोजन के बिना भी रह सकते हैं बहुत दिनों तक। तो जब हाँ खाने, जो फूड इतनी इंपॉर्टेंट चीज के बिना जब कोई रह सकता है, तो ये तो बाद की चीज आती है ना, फूड, बिल्कुल एयर और बिल्कुल। फूड के बाद ये नेक्स्ट लेवल पे हाँ आती है। हाँ, उनका तो तो ये और भी भी लेवल अगला कंट्रोल पहुंच है। जाता है। बिल्कुल, तो जब मतलब जितना हम इवॉल्व होते जाएंगे उतनी हमारी डिपेंडेंसी जो दूसरी चीजों पे है, सर्वाइवल फैक्टर्स के ऊपर, वो कम होती जाती है। ये बहुत हाँ बहुत आपकी बात एकदम सही है। हाँ, और दूसरे शब्दों में अगर कहें तो बेसिकली आप हम देखो ना, हम में और एनिमल्स में क्या सिमिलरिटी है। खाना हम खाते हैं, खाना वो खाते हैं। बच्चे हम पैदा करते हैं, बच्चे वो पैदा करते हैं। लेकिन हम उनसे अलग कैसे हैं, वो हमें इंसान बनाता है बेसिकली। तो जो एनिमल में खाना पीना, सांस लेना, बच्चे पैदा करना, ये एनिमल एक्सटिंक्ट है ह्यूमन बीइंग के अंदर। ये एनिमल कैरेक्टरिस्टिक है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक इससे हटके है बेसिकली। तो अगर इस चंक जैसी बात को ले लें, और इसके बिना खैर सर्वाइवल है भी नहीं, फूड केयर एयर के बिना मोटा मोटा तो एकदम मोटे तौर पे। लेकिन इससे हम ये जरूर उठा ले डॉक्टर श्रेय कि एनिमल इंस्टिंक्ट क्या क्या इस ह्यूमन बॉडी में है। तो ये सेक्सुअल पार्ट कई बार बोल देते हैं कटाक्ष करते हुए, जो बड़े लोग हैं, जो स्पिरिचुअल लोग हैं, कहते क्या यार तुम खाने के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए थोड़ी ना आए हो दुनिया में, ऐसे इसे तो जानवर भी कर लेता है, बोलते हैं ना। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये इसलिए ये चंक कॉन्फ्लिक्ट वहां पे है दोस्त, बहुत ज्यादा। सर इसमें ये चीज जैसे कि आप भी कह रहे थे कि मतलब इवॉल्व लोग होते हैं तो उनसे दूर रहते हैं, लेकिन जो एनिमल इंस्टिंक्ट है हमारे अंदर, चाहे हाँ खाना हो, चाहे सेक्स हो, चाहे कुछ भी, तो वो भी तो हमारे बेसिक सोरा में भी तो आ जाएगा, कि हाँ, वो भी सोरा ही है मैंने बेसिक। मैंने यहाँ क्यों लिया, मैंने तुरंत के तुरंत अपनी बात को यहाँ राउंड कर रहा कि भाई ये मेजोरिटी, जैसे अभी दीप शिखा ने भी कहा कि एक लेवल ऐसा आ जाता है स्पिरिचुअल लोगों का कि वो रह सकते हैं बिना इस मटेरियल डाइट के, चाहे वो खाने के रूप में हो, चाहे वो दूसरे पहलुओं में हो एनिमल इंस्टिंक्ट की। तो लेवल तो वो है, लेकिन हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम उतने सुपर ह्यूमन कहाँ हुए हैं अभी। सुपर ह्यूमन फिर अलग हो जाता है, सुपर ह्यूमन फिर वो अलग हो जाता है जो हवा खा के हवा में जिंदा रह जाता है, या फिर ऐसे। और अगर बात करें ऊपर सुपर ह्यूमन की भी, तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि वो फिर भी न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, वो न्यूट्रिशन ले रहे उस एयर में जो फ्रेग्रेंस, उस एयर में जो मोस्ट डायनामाइज्ड पार्ट है इन चीजों का, खाने का और उसका, वहां से उनकी बॉडी उतनी रिफाइन कर लेती है कि वो उतना सूक्ष्म और वहां से ले लेती है दोस्त। रहते वो भी नहीं है बिना चंक के, अगर कायदे की बात करें तो ये मटेरियल चंक कम और लेस मटेरियल चंक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो बिना चंक के तो सर्वाइवल है ही नहीं। डॉक्टर श्रेया आप बिल्कुल अपनी जगह ठीक हो, लेकिन इसका डिग्री में अंतर आता चला जाता है। और इसको अपने इसमें ले आओ ना, अपने इसमें ले आओ, अपने ट्रीटमेंट में जितना मटेरियल डिजीज है उतनी लो पोटेंसी की बात करते थे। और जितना जितना डायनामाइज होता चला जाता है उतना उसमें सूक्ष्म मेडिसिन, डायनामाइज मेडिसिन। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि डायनामाइज मेडिसिन में कुछ नहीं है, डायनामाइज मेडिसिन में भी वो मटेरियल उसका अंश तो है, चाहे वो बेलाडोना हो, चाहे ब्राइनिया हो, चाहे एकोनाइट हो, चाहे कोई भी हो। तो ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर की थोड़ी सी डिस्कशन हुई हमारे अंदर। अदरवाइज विदाउट चंक नो एग्जिस्टेंस एट ऑल। अब वो चंक बिल्कुल कहते हैं नॉन कंसिडरेबल लेवल तक आ जाए या नॉन मीजरेबल लेवल से बाहर हो जाए, वो फिर उधर बढ़ सकती है बात, जो एयर से जिंदा रह लेते हैं ऋषि मुनि। सर इसमें जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं दो, जी अब मैं नीचे वाला जैसे वांटिंग टू हैव सेक्स बट नॉट बीन अलाउड टू, हाँ तो इसमें ये भी तो हो सकता है कि वो जो मेल है उसके अंदर काफी ज्यादा डिजायर हो, हाँ साइकोसिस की तरफ जा रहा हो, लेकिन हाँ फीमेल उतना नहीं हो, तो फिर बिल्कुल
वहां पे बिल्कुल हाँ, नहीं, ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात पकड़ी। पीछे आया था ऐसे ही एक एग्जाम्पल के पार्टनर तो है लेकिन उसे उसका ग्रेटिफिकेशन नहीं हो रहा। पीछे नहीं आ रहा था सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट की, जब मैं कह रहा था अरे हाँ, जरूरी नहीं है कि यहाँ सेपरेशन हो, यहाँ तो पार्टनर है लेकिन उसकी अर्ज ज्यादा है। तो ये बिल्कुल आपका भाव आ सकता है कि ये जो है दोनों रूप मिल सकते हैं, नॉट बीइंग अलाउड वाला भी और नॉट बीइंग सेटिस्फाइड वाला भी। जो सटेरियसिस में चले जाते हैं जो लोग, जो सटेरियसिस के शिकार होते हैं, उनमें भी आ जाएगा इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रीफ्यूज। तो क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो पैथोलॉजी आ रही है साइकी में। तो मिल सकता है दोस्त, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके हम ये कह दें कि भाई इसको अलाउ ही नहीं करा जा रहा है। आप वहां पे उसको महसूस, उसको प्रोब करो कि इसको कि इसमें मसला है क्या असली में, है ना भाई? जी सर जी। तो कॉन्फ्लिक्ट एक्ट ये हो गया, वैसे ये शायद हो गया। हाँ, थेरेपी में कह रहे थे कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व अकम्पनी द हीलिंग इफ इट रिकर, डिटरमाइन द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक्स एंड रिजॉल्व देम, पे अटेंशन टू द नीड्स एंड डिजायर ऑफ द वुमन so that she also feel pleasure. Pay attention to the need and desire of the woman so that she also feel pleasure. If needed, use a lubricant, colloidal silver internally and externally. If applicable, MMS और antibiotics. तो थोड़ा यहाँ सूझबूझ का भी परिचय सा लग रहा है कि पे अटेंशन द नीड एंड डिजायर ऑफ द वुमन। चलो ओके। हाँ, यहाँ मैंने देखो दीपशिका लिखा भी है अमित भाई, डॉक्टर श्रेय, हिंदी में लिखा कि यदि छोटे बच्चे में स्मैग्मा ज्यादा बनता है तब इसका मतलब उसके पिता को सेक्स वांटिंग रही होगी। क्वेश्चन मार्क लगा के, जब पहले पढ़ा होगा तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया था इससे, मैंने कहा ये बात इसके पीछे हो सकती है। तो ये था भाई एसबीएस ऑफ द सीबेशियस ग्लैंड। नेक्स्ट है एसबीएस ऑफ द पेनाइल कनेक्टिव टिश्यू। एसबीएस ऑफ द पेनाइल कनेक्टिव टिश्यू, इसको सारी कौन से ये है, सारी नहीं मेडुला, सेरिब्रल मेडुला, पर्पल कलर का है, सेल्फ अर्थ से जुड़ा है। पीछे हम जब पढ़ रहे थे तो ये कैवर्नस बॉडी वाला पार्ट इसमें आता है, कैवर्नस बॉडी वाला। तो एसबीएस ऑफ द पेनाइल कनेक्टिव टिश्यू, इसमें पहला हेडिंग है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द फोरस्किन, ब्रैकेट में कह रहे हैं फाइमोसिस, शॉर्ट फ्रेन्यूलम ब्रेवी। फ्रेन्यूलम बेसिकली नीचे एक स्किन का टैग होता है, जैसे टंग के नीचे टंग टाई हो जाती है, ऐसे ही ये ग्लांस का और शाफ्ट का बॉडी के बीच में एक स्किन टैग होता है जिसको फ्रेन्यूलम कह रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट होगा यहाँ पर सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट इन टर्म ऑफ फॉरस्किन और पेनिस। सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट होगा फॉरस्किन और पेनिस की टर्म में। डीपर कॉज अगर है तो कह रहे हैं, डीपर कॉज के लिए डैश लगा कह रहे हैं कि दिस सिम्टम इज यूजुअली वॉर्न बाय चिल्ड्रन ऑन बिहाफ ऑफ समवन इन द फैमिली टू हाइड देयर मस्कुलिनिटी। डीप कॉज इसके पीछे मिल सकता है कि यदि बच्चे को बहुत वार्न किया गया हो फैमिली के बिहाव पर, उनकी मस्कुलिनिटी को छुपाने के क्रम में, यानी कि उनके मेल वाली जो एक्टिविटीज हैं यदि उन पे बहुत ज्यादा निगरानी सी रखी जा रही है किसी फैमिली में, उसको डीपर कॉज हो सकता है इसके पीछे शॉर्ट फ्रेनुलम का या फाइमोसिस का। मे नॉट बी और वांट टू बी ए मैन, जाहिर सी बात है अगर फाइमोसिस है तो बाहर स्किन जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, स्किन पीछे नहीं आ रही है, तो जाहिर ऑब्वियसली जो मैन की परफॉर्मेंस है उसको नहीं चाहती बॉडी। फॉर एग्जाम्पल इन द फैमिली मैन आर रिजेक्टेड और विलीफाइड। उदाहरण के तौर पर अगर किसी फैमिली में मैन को रिजेक्ट किया जा रहा है या विलीफाइड किया जा रहा है, यानी कि
आदमी की नहीं चलती, एक तरह से अपमानित करना, बहुत अपमानित, उसमें विलिफाइड विलिफाइड का मतलब अपमानित, अपमान सहना पड़ रहा है। कई होती हैं कि लेडीज उनके अपने हस्बैंड को पूरी फैमिली में कुछ भी कह देती हैं, या फिर उनके और परिवार वाले उसको एक उसकी मस्कुलिनिटी को समझते ही नहीं कुछ, उसको बिल्कुल डाउन करके रखते हैं। अपमानित है विलिफाइड बेटा, अपमानित, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोस। अपमानित बदनाम करना, निंदा करना। या बदनाम। ओके। सिमिलर कॉन्फ्लिक्ट एज अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स, ये बिल्कुल ऐसे होगा जैसे अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स का मिलता है। फैसला का कह रहे हैं ऑफन बोथ सिम्टम्स एट द सेम टाइम, और कई बार दोनों सिम्टम एक बार एक साथ भी आ सकते हैं। क्या? उधर तो फाइमोसिस हो रही है और उधर अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स। तो ये तो डीप पोज हो ही गया, डबल डबल लेवल पे चल रही है बात। अकॉर्डिंग टू एफ हॉफमैन, सेक्स शुड नॉट बी ए प्लेजर और वोमेन इज प्रेग्नेंट अनइंटेंशनली। अगर इस बात को, इसके पीछे कॉन्फ्लिक्ट को अकॉर्डिंग टू फ्रोंकन कॉर्न हॉफमैन साहब के हिसाब से देखें तो कह रहे हैं सेक्स शुड नॉट बी प्लेजरेबल, प्लेजर, सेक्स जो है नॉट बी प्लेजर, और सेक्स का कोई प्लेजर नहीं मानता है वो उधर ऑर्गेनिज्म, या फिर वोमेन इज प्रेग्नेंट अनइंटेंशनली, इंटेंशन नहीं थी, मदर प्रेग्नेंट हो गई। कहते ना आप ये बच्चा चाहते थे या नहीं चाहते थे, ऐसे निकलता मतलब है। हमें ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन अफेक्टेड होगा उसके दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट होगा, उसे ऐसा लगेगा कि सेक्स को मुझे प्लेजर की तरह नहीं लेना चाहिए ये, या कोई वुमन है जो प्रेग्नेंट हो गई अनइंटेंशनली। हाँ ये हाँ, ये मतलब ऐसा ही हमें लग रहा है, शायद ऐसा है। सेक्स शुड नॉट बी ए प्लेजर, इसमें ऐसा भाव आ रहा है कि बंदे को ये वाला पार्ट एक तो प्लेजरेबल ना महसूस हो, ना मानता हो इसको, या फिर मतलब है भैया। उसको लगता है कि वो प्लेजरेबल, ऐसा नहीं, उसको प्लेजर की तरह नहीं लेना चाहिए ये, जैसे कुछ हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप की हो गए कि रिस्पॉन्सिबल तरीके से इसको करना है, ताकि ये जो वुमेन इज प्रेग्नेंट अनइंटेंशनली है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जब हमारा इंटेंशन है तभी हो, अदरवाइज नहीं हाँ हो। हाँ हाँ, मतलब एक एक सूझबूझ के साथ आगे बढ़ें, हाँ जी, हाँ ऐसा जी, हाँ भाव जी, हाँ जी। होता है। और अगर सूझबूझ के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो, अच्छा ये सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना है मुझे, तो उधर वो फाइमोसिस की तरफ रहेगा बंदा। यही चीज को समझना चाह रहे हैं ना कि जो इसको कि प्लेजर की तरह नहीं लेना है, इसका मतलब इसको अगर वैसे इसको वो इररिस्पॉन्सिबली ले रहा है और इसको हाँ, लेकिन बेटा इसमें इसमें एक भाव आ रहा है कि यदि उसको सप्रेस किया जा रहा है तो, हाँ यदि हाँ हाँ फैमिली हाँ या सोसाइटी में इसको, उसके हाँ, अंदर अर्ज तो है ऑर्गेनिज्म के, जी जी अर्ज जी तो जी जी है, लेकिन वो सप्रेस किया जा रहा है सोशल नॉर्म्स के हिसाब से, या फैमिली की कंडीशन के हिसाब से, या फैमिली की डोमिनेंसी के हिसाब से। अदरवाइज उसको क्यों आएगा फाइमोसिस? हाँ हाँ, बात तो सही है। और फिर उसकी साइकी ने ये उठा लिया कि भाई ये प्लेजरेबल पार्ट नहीं है, इधर तो दिक्कत है, मतलब इसलिए उसने एक तो उसको टाई करके रखा हुआ है, फ्रीनुलम को लूज नहीं छोड़ा, उसको टाई करना मान लो, जैसे टंग टाई होती है ऐसे ही। और टाई करना किसी को बांध बांध के डाल देना, हाथ पैर बांध के डाल दो ताकि कुछ कर ना पाए, करे ना, ऐसा। तो सेक्स शुड नॉट बी ए प्लेजरेबल और वुमेन प्रेग्नेंट अनइंटेंशनली। चलो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल में कह रहे हैं कि ए ग्रैंड मदर एंड हर डॉटर आर सिंगल पेरेंट्स एंड resentment blaming them for all their ills. A grandmother and her daughter are single parents and resentment blaming them all their ills. एक ग्रैंडमदर है और उसकी डॉटर है, दोनों सिंगल पेरेंट्स हैं। हाँ जी। और ये रिजेंटमेंट का क्या मतलब है?
वो मतलब पुरुषों को वो उनका उनके ऊपर अपना रोष व्यक्त करती हैं कि अच्छा अच्छा। उनकी वजह से सारी हमारी दिक्कतें जितनी हैं सब उनकी वजह हाँ से। हाँ, ये तुम्हारी वजह से हमें ये झेलना पड़ रहा है। हाँ ओके। हाँ जी। एंड रिजेंट मैन ब्लेमिंग them ऑल फॉर their ills. The only son has a constriction of the foreskin is equal to deputy conflict. अब देखो, अब ग्रैंड मदर और डॉटर दोनों रिजेंटमेंट है, खिन्नता दिखाती हैं पुरुषों की तरफ। तो उनमें जो केवल जो बेटा आया उसकी फॉर स्किन कॉन्स्ट्रिक्शन में आ गई। क्यों जी? जी 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 और इज इक्वल टू डिप्यूटी कॉन्फ्लिक्ट। डिप्यूटी बोले तो डिप्यूट बस जैसे डेप्यूटी डेप्यूटी का मतलब होता है जो सेकंड नंबर पे आता है, जैसे अर्जेंटम वाली फीलिंग नहीं होती है कि मैं कमतर हूँ, मतलब मैं सेकंड, जैसे प्रिंसिपल है फिर वाइस प्रिंसिपल आता है, हाँ, वैसे ही कोई डिप्टी चेयरमैन, ऊपर चेयरमैन, डिप्टी हाँ चेयरमैन। तो तो सेकंड सेकंड, नंबर पे आने वाला। अच्छा हाँ जी हाँ जी ओके, इसको सेकंड बोल, सेकंड फिनोमिना आ गया इसमें, मतलब हाँ जी हाँ जी जी टू जी। बी लाउड। हेलो। उप जैसा, मतलब सब सबऑर्डिनेट जैसा हो। हाँ ऐसा ही होगा सबॉर्डिनेट, ना? हाँ तो बेसिकली सबॉर्डिनेशन वो इसलिए आ गया ना क्योंकि उसको एक मैनली फील आया ही नहीं। हाँ उसका मैसोचिज्म या उसका मस्कुलिनिटी डाउन हो गई, कर ली उसने। और कह रहे हैं कि हाँ टू जी बी लाउड ही होल्ड्स हिज मैनहुड बैक। अब वो अपने अपने मैनहुड को पीछे बैक होल्ड करके रखता है। उस सिचुएशन की वजह से उस पर ये असर आया। तो जिस फैमिली में बहुत ज्यादा नकारा जाता है मैन को, तो हो उधर उसके जो मेल बेबी जो आएंगे वो अपने मैनहुड को थोड़ा बैक होल्ड करके आने की संभावना है। नेक्स्ट करें, द बॉयज फादर हु इज अफेक्टेड बाय ए कंस्ट्रिक्टेड फोरस्किन लिव्स इन फैमिली डोमिनेटेड बाय वोमेन। देखो आया ना बाय इधर नेक्स्ट उसमें, एक बेटे का पिता जो अफेक्टेड रहा कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर स्किन से, वो एक ऐसी फैमिली में रहता था जहां वोमेन का डोमिनेशन था। अर्ली लेट फादर डोमिनियरिंग मदर डोमिनियंट सिस्टर। जो अर्ली लेट फादर थे वो भी, उनकी भी डोमिनियरिंग मदर और डोमिनेंट सिस्टर थी। इज इक्वल टू द बॉय वियर्स इट फॉर द फादर। इसलिए फिर उस लड़के ने इस बात को अपने फादर से लिया। क्या लिया? बस आई यहाँ पे हाँ बेटा, एक लाइन पढ़ दूं। लिया, आई मस्ट नॉट बी ए मैन। मुझे एक पुरुष नहीं होना चाहिए। हाँ अब बताओ क्या कह रहे? बस कह रहे हैं यहाँ पे तो यही रूब्रिक लगेगा, अवर्जन टू मैन ना। हाँ एवर्जन टू मैन, बिल्कुल एवर्जन टू मैन आ गया, आइडेंटिटी एरर आ गया, लेकिन यहाँ एवर्जन टू मैन बिल्कुल आ रहा है। जैसे एवर्जन टू वोमेन ले लेते थे ना उन फीमेल में जिनको मेंसेस प्रॉपर नहीं हो रहा, पीसीओडी में वो सेकेंडरी जी जी सेक्सुअल जी करेक्टर ऑफ फीमेल नहीं वर्क आते, तो वहां जैसे एवर्जन टू वोमेन लेते हैं, इधर एवर्जन टू मैन बिल्कुल ले लेंगे और लेते हैं। अगर किसी के ये वाले पार्ट्स अनडेवलप्ड हैं तो इसका मतलब ये है कि वो नहीं बनना चाहता ऐसा जैसा वो पार्ट रोल प्ले करता है। बिल्कुल। तो अब उस बच्चे ने जो है, पेशेंट ने ये उठाया कि आई मस्ट नॉट बी ए मैन, मुझे एक पुरुष नहीं होना चाहिए। टिश्यू में कह रहे हैं प्रिप्यूज शामिल है, फ्रेन्युलम शामिल है, डैश लगा कह रहे हैं कोलेजिनस एंड इलास्टिक फाइबर्स बन जाते हैं यहाँ, ये अफेक्टेड होते हैं। सेरिब्रल मेडुला इस टिश्यू को गवर्न करता है, मेजोडर्मल लेयर से ये बनता है, ओल्ड मेजोडर्मल लेयर। फ्रेन्युलम, फ्रेन्युलम सबसे इसके एक सिंगल मेडिसिन है। लॉन्ग लॉन्ग फ्रेन्युलम नहीं, लॉन्ग फॉर स्किन अकेली सल्फर है। सल्फर में जो ये जो प्रिप्यूज है, प्रिप्यूज जो आउटर स्किन है,
आपने देखा होगा कि छोटे मेल बेबी हैं उनमें सुसु के आगे बहुत लंबी स्किन सी लटकी रहती है, जहां से सुसु शुरू होती है उसके मुंह पे एक लंबी काफी स्किन होती है। कभी आगे देखना, आप लोगों के नॉलेज में आएगा पेशेंट के रूप में। तो जो उसका प्रीप्यूज है, प्रीप्यूज जो है वो लॉन्ग रहता है, यानी कि काफी आगे तक कवर करके रहता है वो। अब उसको ले जाओ जो सल्फर का एम्बेरसमेंट या उसमें छुपाने जैसा कोई भाव, तो ये सल्फर अकेली है, मैंने एक दो बार देखा रिपोर्टरी में प्रीप्यूज लॉन्ग करके। वो सर लॉन्ग जनरल प्रीप्यूज हैंग्स ओवर ग्लैंड्स करके दो है भैया, लॉन्ग प्रीप्यूज हैंग्स ओवर ग्लैंड्स, हाँ हाँ ग्लैंड्स के हाँ ऊपर हैंग करता हाँ है। हाँ हाँ हाँ, और ग्लैंड से आगे हैंग करता रहता है वो। जी जी जी। हाँ, तो अब देखो वो वहां सल्फर वहां है। वहां वहां ऑटोमेटिकली इतना ज्यादा घूंघट ओढ़ रखा है एक तरह से, अगर देखें हाँ, बिल्कुल घूंघट, लंबा घूंघट ओढ़ रखा है। घूंघट ओढ़ का मतलब है कि मैं नहीं दिखाना चाहता अपने आप को बाहर। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं डिग्रेडेशन ऑफ सेल्स फ्रॉम द कोलाजिनस एंड इलास्टिक फाइबर। मैं यहाँ ओल्ड मेजोडर्म कह गया था, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में चूंकि डिग्रेडेशन ऑफ सेल शुरू हो गई है तो ये न्यू मेजोडर्म से बनेगा। डॉक्टर दीपशिका, डॉक्टर सिरे भाई, ये टिश्यू जी जी जी। कोलाजिनस एंड इलास्टिक फाइबर्स से जो है डिग्रेडेशन ऑफ सेल जा रहा है। हीलिंग फेज में कह रहे हैं रेस्टोरेशन ऑफ द लॉस्ट सब्सटेंस श्रिंकिंग ड्यू टू रिकरेंसेस, जो कि टाइटनिंग प्रीफ्यूज की तरफ बढ़ेगा, शॉर्ट फ्रेन्युलम हो जाएगा उसका। थेरेपी में कह रहे हैं डिटरमाइन द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक्स एंड इफ पॉसिबल रिजॉल्व देम इन रियल लाइफ, इफ स्टिल एक्टिव एनी सर्जरी शुड बी डिलेड एज लॉन्ग एज पॉसिबल, लेस बर्डनसम है ये। ब्रैकेट में कह रहे हैं द प्रॉब्लम ऑफन इम्प्रूव ऑन इट्स ऑन, प्रॉब्लम अपने आप भी दूर हो जाती है। और कई लोगों की तो ये ओपनिंग भी नहीं आती बच्चों की, कई बच्चों की तो कहते हैं साहब सुसु का आगे मुंह बंद है और बिल्कुल पतली सी धार निकल रही है जी, वो तो और डीप में चले जाते हैं। नेक्स्ट इसका एक हेडिंग है, इसे और कर लेते हैं। वो कह रहे हैं पायरोनीज डिजीज। पायरोनीज डिजीज को ब्रैकेट में कह रहे हैं एंड्यूरेशियो पेनिस प्लास्टिका, कोमा डिफॉर्मेशन ऑफ पेनिस, यानी कि पेनिस डेविएशन, ये डेविएट कर जाता है एक तरफ को, जो पेनाइल ऑर्गन है राइट लेफ्ट डाउनवर्ड अपवर्ड ना, ये डेविएशन में चला जाता है। इसको पैरोनीज डिजीज बोलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इसके पीछे भी सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट है रिगार्डिंग टू द पेनिस। एग्जाम्पल करें, ए लेट डेवलपिंग बॉय इज टेस्टेड अबाउट हिज पेनिस। लेट डेवलपिंग बॉय जो है, टेस्ट यानी टीज, उसके पेनिस को लेकर के लेट डेवलपिंग बॉयज को टीज किया जाता है। ए मैन हैज पोटेंसी प्रॉब्लम, अगर कोई मैन है उसको पोटेंसी प्रॉब्लम है, उसको भी ये डिफॉर्मेशन ऑफ द पेनिस आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ए मैन सफर्स ए पेनफुल और एम्बेरेसिंग किंकिंग ऑफ द पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर डिफॉर्म या डेविएटेड है भी पहले से, तो उसको उसका जो शार्प कर्व, किंकिंग का मतलब शार्प कर्व होने की वजह से उसको बहुत ज्यादा पेनफुल होता है वो एक्ट, वो भी उसके पीछे चला जाता है। टिश्यू में कह रहे हैं पेनाइल कैवर्नस बॉडीज इसमें इन्वॉल्व होंगी। कैवर्नस बॉडीज पीछे की तरफ है, खास करके वहां पे इसकी दिक्कत है। पेनाइल कैवर्नस बॉडीज इसमें शामिल है। मेडुला इसको कंट्रोल करता है। मेजोडर्म से ये मेजोडर्मल लेयर से टिश्यू बनता है और इसमें भी सेल डिग्रेडेशन हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में, तो फिर ये न्यू मेजोडर्मल लेयर से बनेगा। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं सेल डिग्रेडेशन फ्रॉम द कैवर्नस बॉडीज और अदर मेजोडर्मल पार्ट्स ऑफ द पेनिस। सेल डिग्रेडेशन होगा कैवर्नस बॉडीज से। कई बार डॉक्टर सरे आपने शायद देखा होगा, आपके सामने केस आया होगा या अमित भाई या किसी भैया के पास,
कई बार ना जो बेस ऑफ द पेनाइल ऑर्गन है वहां से श्रिंक हो जाता है, वहां से कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाती है बॉडी। जैसे कोई बैलून को एक तरह से टाइट कर दे बीच में से, तो ये उधर वो जो श्रिंक हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो रहा है वो वाला पार्ट, तो जाहिर सी बात है कि वहां ये अफेक्टेड है। तो हीलिंग फेज में कह रहे हैं हैंगिंग हीलिंग और कंडीशन फॉलोइंग हैंगिंग हीलिंग, restoration of the lost substance possibly with excessive tissue growth, formation of flat longish plaques, shrinkage, hardening, hourglass shaped constriction, जिसको मैं कहना चाह रहा था, इसका नाम आ गया देखो, hourglass shaped constriction हीलिंग में होता है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा इलास्टिन बन जाता है फिर हीलिंग के चक्कर में, और वहां से जो बेस ऑफ द पेनाइल ऑर्गन है वो आवर ग्लास शेप ले लेता है, बॉटल शेप, नैरोइंग इन द एरिया ऑफ द कैवर्नस बॉडीज एज वेल एज पेनिस डिफॉर्मिटीज। अब यहाँ दो दिक्कत आएंगी, पेनिस डिफॉर्मिटीज तो होगी, और ये कैवर्नस बॉडीज यानी कि बेस ऑफ द पेनाइल ऑर्गन इसको बोलो, ये नैरो हो जाएगा। तो ये बॉटल शेप, आवर ग्लास शेप, श्रिंकेज होकर के वो ऐसा डिफॉर्मिटी सामने आने वाली है। और हमें इस बात को पढ़ते हुए सिर्फ एक मकसद है हमारा कि सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट में बंदा, वहां से हमें उसको उठाना है कि ऐसा क्या चल रहा है इसके पीछे फैमिली में या इसके साथ। बायोलॉजिकल मीनिंग है स्ट्रेंथनिंग ऑफ द अफेक्टेड स्ट्रक्चर, जो अफेक्टेड स्ट्रक्चर है उनको मजबूती देने के चक्कर में ये डिफॉर्मिटी आती। रिमार्क में करें अकॉर्डिंग टू लिटरेचर पेशेंट विद दिस डिजीज पैटर्न्स आर एट एन इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग प्रोस्टेट कैंसर। हो सकता है बिल्कुल। दिस इज अंडरस्टैंडेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द 5 बायोलॉजिकल ऑफ नेचर फॉर ए मालफोर्ड पेनिस प्रोवोक सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट। बहुत अच्छी टिप्पणी दी है, कह रहे हैं लिटरेचर के हिसाब से ये पेशेंट जो है जो इस डिजीज से ग्रसित है उसको बड़ा रिस्क रहता है डेवलप होने का प्रोस्टेट कैंसर पे, डॉक्टर श्रे। और ये समझ में भी आती है बात हाई बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से, क्योंकि मालफॉर्म्ड पेनिस जो है प्रोवोक कर देगा उसको सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट, और सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट में जाते ही प्रोस्टेट कैंसर बनने के चांस हो जाएंगे उसको। बायोलॉजिकल, अच्छा ये हो गया रिमार्क में। थेरेपी में कह रहे हैं डिटरमाइन द कॉन्फ्लिक्ट and or track your tracks and if possible resolve them in real life if they are still active, possibly surgery। एक आता है एक कोर्डिनी टेंडिनी कर जिसमें पेनफुल इरेक्शन बराबर बने रहता है, वो एक टर्म आती है डॉक्टर से, याद है कोई रूब्रिक है वो मेडिसिन भी है सीधे सीधे पेनफुल और लगातार विदाउट एनी अराउजल भी। बस कॉर्डी टेंडनी तो हार्ट में होता है। हाँ नहीं बेटा, कॉर्डी तो है उसका नाम पक्का, और कॉर्डी इसलिए है क्योंकि वो एकदम पेनफुल इरेक्शन की स्टेट बन जाती है। कई बार बच्चे बड़े ग्रसित होते हैं इसके, छोटे बच्चों में भी क्या होता है उनकी जो सुसु है एकदम ऐसे एक्साइटेड रूप में टाइट रहती है और दर्द भी रहता है, तो इसका एक टर्म है बेसिकली, रूब्रिक है कोर्डिनी कुछ ऐसे है, बताओ कोई डॉक्टर प्रशांत वगैरह है यहाँ? इसमें ये है कॉर्डी डाउनवर्ड बोइंग ऑफ पेनिस और कॉर्डी। हाँ वही कॉर्डी। हाँ क्या दीजिएगा? इसकी स्पेलिंग अलग है। स्पेलिंग बोलो इसकी श्रेय। CHORDW। हाँ CHORDEE। इसको क्या बोलते हैं जरा एक बार मैं लिखना चाहूंगा। इसको कॉर्डी ही बोलते हैं वैसे क्या? हाँ कॉर्डी, ये अपवर्ड डाउनवर्ड ऐसे अलग अलग हो सकती है। ये लिखा है अ कंडीशन वेयर द पेनिस कर्व्स डाउनवर्ड and cause painful erections and difficulty with sexual intercourse। हाँ पेनफुल इरेक्शन बेसिकली। तो ये भी बीमारी एक कॉर्डी के रूप में आती है और अपने रिपर्टरी में इसके
रूब्रिक है कोडी के नाम से। जी सर। ओके, चलो ठीक है भाई, यहीं रुकेंगे। सबको नमस्ते, सबको राम राम। हाँ बेटा। सर बॉस एक क्वेश्चन पूछना था मुझको। जी हेलो जी जी। जी बॉस, वो मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, मेरे पास कल एक केस आया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। एक पेशेंट है, उसका TSH 100 के करीब है, ठीक है, T4 भी थोड़ा डाउन है, लेकिन उसके पास सिम्टम्स उस जितना मतलब उसका पैरामीटर हाई उसके करस्पॉन्डेंस में नहीं आ रहा है, है सिम्टम्स, थोड़े बहुत सिम्टम्स है। इसको हम लोग कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि उसका मतलब जितना वो कराया NTTPO? नहीं अभी वो तो नहीं कराया है, लेकिन हाँ। ऐसा है तो उस इसका क्या कारण हो सकता है बॉस? कारण TSH क्या करता है हमारे जीवन में, हमारे शरीर में? परफॉर्मेंस, हमारे परफॉर्मेंस को उनके लिए TSH हमारे BMR को बढ़ाता है। और हाँ जी। BMR किस लिए चाहिए होता बढ़ा हुआ? ताकि ज्यादा ATP बने, हाँ है ना। एनर्जी तो बने। आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल सही सेट बैठ रही है। तो बेसिकली कुछ ऐसा जो अचीव नहीं कर पा रहा है, जो फाइट कर रही है या कर रहा है जो भी बंदा है, तो TSH का बढ़ना का मतलब है BMR का बढ़ाना। BMR का बढ़ाने का मतलब है ज्यादा एनर्जी चाहिए। ज्यादा एनर्जी से क्यों चाहिए, कहाँ झेल रहा है ये, कहाँ फाइट कर रहा है, ऐसे ऐसे जुड़ेगी बात। और अगर कोई सिम्टम विम्टम नहीं आ रहे तो ये फिजियोलॉजिकल टाइप में है या फिर ये ऑटोइम्यूनिटी में है। इसका एक NTTPO भी करा के देख लेना बेटा। लेकिन कहीं ना कहीं इसके परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, और जो परफॉर्मेंस के लिए फाइट कर रहा है, फाइट फॉर सर्वाइवल एक तरह से इसके पीछे हो। बॉस हाँ जी बॉस बॉस एक चीज और बता रही थी, आज 2 जुलाई है, जी। हनुमान सर का की पुण्यतिथि, डेथ और डेथ आज ही हनुमान सर की भी पुण्यतिथि, सॉरी हैमर सर की भी पुण्यतिथि हाँ है। हाँ तो अच्छा अच्छा, चलो। हम लोग DNM कर रहे हैं, तो इसलिए हमें लगा कि आज हाँ नहीं नहीं, ये तो खैर चलो, दोनों सुपर सोल्स हैं, वो कहीं गई नहीं है, वो बड़ी खुश हो रही होंगी हम लोगों को देख के। और मैं तो बड़े अच्छे मन से बात करूं तो मैं ये कह दूं कि यही अच्छी, सबसे अच्छे पुष्प अर्पित हो रहे हैं उनको। श्रद्धांजलि है, बिल्कुल पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि इससे बड़ी नहीं है, क्योंकि ये सोल्स उन लोगों को देख के सबसे ज्यादा संतुष्ट होती हैं जो इनके बताए हुए रास्ते का अनुसरण कर रहे हैं। दीपशिखा, इन्हें इन्हें नहीं चाहिए मौन साधना किसी का, कहीं प्रोग्राम कराना इनको नहीं पसंद है। इनको पसंद है जो हम तुम्हें लिटरेचर दे के आए हैं, आप उसको पढ़ो और आप उसको उसको जो है अप्लाई करो। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा अच्छी श्रद्धांजलि हो नहीं सकती उनके लिए। और हमारी तरफ से एक वैसे भी सबकी तरफ से बहुत बहुत भगवान से प्रार्थना कि उनको बहुत अच्छे से रखें और फिर दोबारा भेजें नए स्वरूप के साथ इस साइंस को आगे बढ़ाने के लिए। क्यों जी? या फिर जो भी इसमें लगे हैं उनको उनका आशीर्वाद बना रहे। दीपशिखा, जी जी और चलो, और आपका बहुत धन्यवाद, आपने ये चीज याद दिलाई। और डॉक्टर हैमर साहब भी जर्मनी से ही, और डॉक्टर हैनीमैन साहब भी जर्मनी से ही। और बहुत अच्छा है। चलो ठीक है भाई, ओके। राम राम बॉस। राम राम भाई, राम राम सबको, सबको नमस्ते। राम राम भाई, राम राम।